हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर अनुभा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अवर यूनिट 3 ऑफ AIEE एग्जाम, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। सो लेट्स बिगिन। सो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में हम लोग सारे पढ़ने वाले हैं डिफरेंट जो कैटेगरी है जहाँ पर लाइफ है। लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत ही सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लेवल से हो जाती है और कहाँ तक जाती है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल। ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इतनी सारी अर्थ पे स्पीशीज रहती हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, उन सभी का स्टडी अगर हम एक सिस्टमेटिक वे में साइंटिस्ट नहीं रखते हैं उनको, तो उनको स्टडी करना बहुत ही टफ हो जाएगा, है ना? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ पर बहुत ज़्यादा लगभग 40 मिलियन स्पीशीज हैं जो कि हमारे को पता है कि हैं। ठीक है। लेकिन उसमें भी हमने 1.7 मिलियन ही स्टडी कर पाए हैं अभी तक साइंटिस्ट। ठीक है। तो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। और किस बेसिस पर होती है डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी होगी कि वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमी कैसी है, उनकी हैबिटेट कैसी है, यानी वो किस एरिया में रहते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कैसे खाते हैं, क्या वो ऑटोट्रॉफिक हैं या फोटोट्रॉफिक हैं, है ना, या हेटरोट्रॉफिक हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, इसके बेसिस पर हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग है। और उन सबको स्टडी करना, वो जो बायोडाइवर्सिटी है, वो सारे एक साथ, फिर भी वो सारे एक साथ हमारे प्लेनेट अर्थ पर रह रहे हैं। ठीक है। तो आराम से रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस की हुई हैं। ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो बहुत ही डाइवर्स हैं। और उनको स्टडी करने के लिए जो साइंस है, जिस तरीके से साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया है ऑर्गेनिज्म को, वो सारा का सारा हम इस यूनिट के पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया कि अर्थ पर कितने अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन स्पीशीज एंड जिसमें 1.7 मिलियन अभी तक डिस्क्राइब की गई हैं। राइट। टू अंडरस्टैंड देम, initially scientists categorize organism or living organism into two different category, that is plant and animal under different category। लेकिन फिर बाद में और कैटेगराइजेशन भी हुए। तो सबसे पहले नाम आता है कैरोलस लिनियस का। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बिकॉज इन्होंने जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उनको प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज करके अरेंज किया था एक सिस्टमेटिक वे में, ताकि उनकी स्टडी बहुत आसानी से की जा सके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम किसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं और लाइब्रेरी में हैफाजार्ड वे में हमारी बुक्स पड़ी हुई हैं और हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की साइंस की बुक चाहिए, बायो की बुक चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो हम कैसे उसको देखेंगे? और अगर हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में एक सिस्टमेटिक वे में सारी बुक्स लगी होती हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, कहीं फिजिक्स की हैं, कहीं केमिस्ट्री की हैं, कहीं बायो की हैं, कहीं अदर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। तो वो एक कैटेगराइजेशन अगर हो रहा है और उसमें भी ABCD हो रहा है फिर, है ना, तो जब किसी चीज़ को कैटेगराइज वे में लगते हैं तो वो चीज़ हमें मिलना आसान हो जाती है। इसी तरीके से अगर प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंगस को, बैक्टीरिया को अगर एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया जाएगा तो उसको एनालाइज करना, उसके बारे में स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाता है। सो इसी के बारे में, इसी अरेंजमेंट को किया था लिनियस ने और इसीलिए उनको बुला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट ब्रांच इज नोन एज टैक्सोनॉमी। बायो की वो साइंस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसकी नेमिंग की जाती है, उसे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है। और उस फिर कैटेगराइजेशन करने के बाद रखा जाता है कि ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा। तो ये जितना भी स्टडी हम बायो में पढ़ते हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रांच में पढ़ते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है। क्योंकि टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से और इसका मतलब ही होता है कि रेंडरिंग ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डरिंग में किसी चीज को रखना। सो कैरोलस लिनियस जो हैं उन्होंने सबसे पहले चीज़ों को अरेंज किया था और उसके लिए उन्होंने ये जो बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ये इन्होंने बुक लिखी थी। और सिस्टेमेटिक मीन्स सिस्टमेटिक
प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और टैक्सा। इसका क्या मतलब होता है? सिस्टेमा मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप और टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से वो एक कैटेगरी में आ रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल है क्या कुछ, या उनके न्यूट्रिशन में है ना, या कोई और उनमें सिमिलरिटी है ताकि वो एक ग्रुप में रखे जा रहे हैं। तो इस तरीके के करेक्टर्स देके कैरोलस लिनियस ने टैक्सोनॉमी में बहुत बड़ा इनका योगदान है जिसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। और इन्होंने इस बेसिस पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी। सिस्टेमा नेचुरी के अलावा भी इन्होंने कई बुक लिखी हैं जिसके बेसिस पर इन्होंने कैटेगराइज किया है एनिमल्स को और प्लांट्स को। ठीक है, सो व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है? क्यों? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल एनीवन टू स्टडी और ऑल द ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म को हेफाजार्ड वे में तो स्टडी हम नहीं कर सकते हैं। बट इफ दे आर इन ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी में अगर हम सिस्टमेटिक बेस से चीज़ों को रख देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाता है। इसी तरीके से इफ द ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन सर्टेन ग्रुप, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू स्टडी एंड इट इज़ बिकम वेरी ईजियर टू करेक्टराइज अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ फैमिली। तो इस तरीके से हम अगर प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं तो चीज़ों को स्टडी करना आसान हो जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी बेटर, ये हमारे को एनसीईआरटी की बुक बताती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं जिसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम आएंगे, उन्होंने क्या क्या किया। जैसे अरिस्टोटल यहाँ पर इन्होंने शुरू किया था बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। इन्होंने डिवाइड कर दिया था चीज़ों को जो कि तब नेकेड आई से दिखते थे, यानी कि प्लांट और एनिमल। उन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से क्लासिफाई किया प्लांट्स को, यानी कि जो सबसे बड़े हैं, ऊंचे हैं, जिनका ट्रंक बहुत मोटा है, उनको कह दिया ट्री, देन श्रब, देन हर्ब। बिल्कुल छोटे वाले हर्ब, मिडिल वाले जो हैं वो श्रब, एंड सबसे जो बड़े वाले हैं दैट इज ट्री। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया था। ऐसे ही एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी, वंस दोज विच आर हैविंग रेड ब्लड, और कुछ हैं जिसमें कि रेड ब्लड नहीं होता है। इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया। फर्दर जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है दैट इज कैरोलस लिनियस, जिसको हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया, और इन्होंने ही बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बताया था। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी स्पीशीज का नाम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम, दो नाम एक साथ जब जुड़ेंगे तब उसकी नेमिंग होगी। ठीक है, और वो ग्रीक में होगी। ये मैं हालांकि आपको यूनिट 1 में ही हम इसको बहुत डिटेल में देख चुके हैं। तो इन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से लिखना है। अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, अगर जिसने बताया है, जिस साइंटिस्ट ने उस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है, तो उसका भी नाम वहां पर आएगा हैंड रिटन, मगर वो इटैलिक्स में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हम इटैलिक्स में नहीं लिख पा रहे हैं, प्रिंट फॉर्म है, तो हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। ये सारी कैटेगरीज थी ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, आप यूनिट 1 याद करेंगे तो। और इसके बाद उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। ये भी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने क्या क्या इन्होंने किया था? एक तो इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्रिएट किया था। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किया था, और इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी। जब उन्होंने प्लांट के स्पीशीज को कैटेगराइज किया तो जिसमें उन्होंने लगभग 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट डिस्क्राइब की in a particular species, in a particular book that is species plantarum। ये इन्होंने लिखी 1753 में। ठीक है, एंड फर्दर आफ्टर सम टाइम दे उन्होंने लिखा एक और बुक जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, और ये इन्होंने लिखी फॉर एनिमल्स, और इसमें लगभग 4200 स्पीशीज ऑफ एनिमल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और उन्हें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है और क्यों नहीं आता है। तो ये 3-4 पॉइंट कैरोलस लिनियस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे दिया है R.H. व्हाइटकर ने 1969 में। इन्होंने 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया, एंड ही कैटेगराइज ऑल द ऑर्गेनिज्म इन 5 डिफरेंट कैटेगरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, मेन पॉइंट्स क्या थे, मेन ऐसे मार्फोलॉजिकल फीचर्स क्या थे जिसकी बेसिस पे उन्होंने
किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया कि उसकी सेल का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द सेल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे वो खाते हैं, सेल्फ बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटेरोट्रॉफिक हैं, दूसरे को खाते हैं, क्या है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एंड देयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, किसके साथ जुड़े हुए हैं। ये इस कैटेगरी पर, ये जो पॉइंट्स हैं इस कैटेगरी पर देखकर समझकर फिर कैटेगराइज किया सारे ऑर्गेनिज्म को इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज। सो ऑर्गेनिज्म को पहले क्लासिफाई किया इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स, अनदर वन इज यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स कौन से होंगे? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोन यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और इस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं अंडर मोनेरा। मोनेरा यानी कि मोनेरा में क्या आता है आपको पता है, बैक्टीरिया आते हैं, है ना। तो मोनेरा में बैक्टीरिया आएंगे, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स यहाँ आ गया। यूकैरियोट्स को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी। फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर, अनदर वन इज मल्टीसेल्युलर। जो एक सेल से बने हुए हैं वो यूनिसेल्युलर, और जिनमें कई सारी सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो सारे के सारे आएंगे मल्टीसेल्युलर कैटेगरी में, राइट। सो यूनिसेल्युलर में हमारे सारे आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जिनके पास सेल वॉल है, ठीक है, और लेकिन सेल वॉल है लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं उनको, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा फंगाई जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, और कुछ हैं प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं जैसे कि प्लांटी, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे के सारे इस कैटेगरी में। एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में विद और विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, तो वो आ जाएंगे एनिमेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैटेगराइजेशन किया गया है, अलग अलग किंगडम बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी के बेसिस पर। तो जैसे कि अगर हम सेल का टाइप देखें तो मोनेरा में प्रोकैरियोन यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इसकी सेल वॉल कैसी होती है? नॉन सेल्यूलोजिक, यानी इसमें पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स मिले हुए होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है क्योंकि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, इसीलिए तो प्रिमिटिव टाइप बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो डीएनए वो नेकेड डीएनए पड़ा हुआ रहता है बैक्टीरिया के अंदर, है ना। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा मोनेरा का? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर autotrophic. They may be if we further categorize this category autotrophic, they may be chemosynthetic, यानी कि वो किसी inorganic components को लेकर अपना खाना बना सकते हैं, या वो सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस, अगर उनके अंदर पिगमेंट है तो सनलाइट को यूज करके वो अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। एंड हेटेरोट्रॉफिक, अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो ये 2 कैटेगरी आ जाएगा, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। अगर वो हेटेरोट्रॉफिक है यानी कि वो अगर किसी डेड और डिकेइंग मटेरियल में को यूज करके, उसके मटेरियल को यूज करके अपना फूड बना रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में आएंगे हेटेरोट्रॉफिक। दे मे बी सेप्रोफिटिक और दे मे बी पैरासाइट। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन हुआ मोनेरा का। ठीक है, एंड इसके बाद आता है हमारा यूकैरियोट्स का फर्स्ट टाइप, दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आर सेल टाइप यूकैरियोट, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोन ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, राइट, पर हमें याद रखना है। सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, किसी में होती है किसी में नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यस ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में इनकी कैटेगरी फोटोसिंथेटिक वाली होती है। ठीक है, अगला है फंगाई। फंगाई यूकैरियोट, यस ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट विदाउट सेल्यूलोज, इसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइट। मल्टी सेल्यूलर और लूज टिश्यू इसमें होते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, लूज टिश्यू होते हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक में दे मे बी सेप्रोफाइट यानी डेड और डिकेइंग मटेरियल पे से खाना बना सकते हैं, या ये पैरासाइट होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह के उससे उसका जो होस्ट इसका रहेगा उससे खाना लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो 5 किंगडम कैटेगरी में सेकंड कैटेगरी ये रही, फर्स्ट कैटेगरी ये थी, है ना, ये दूसरा था यूकैरियोट का, ये रहा तीसरा प्लांटी।
प्लेंटी यूकैरियोट्स, यस, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यस, सेल वॉल इज प्रेजेंट जिसमें कि सेल्यूलोज होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू होता है, ऑर्गन्स होते हैं, राइट। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, एंड प्लांट्स ज्यादातर बल्कि मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनमें पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इतना हमको पता है। एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ यूकैरियोट्स इज योर एनिमेलिया। दीज आर यूकैरियोट, यस, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होती है एनिमेलिया में, है ना। एनिमल्स में सेल वॉल होती है, नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस, प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं ना, लिवर है हमारा, ठीक है, हमारा पेनक्रियाज है। अगर ऑर्गन सिस्टम की हम बात करें तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप ले लीजिए, उसके सारे पार्ट्स हो गए, आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लीजिए, तो पूरा का एक पूरा सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो गया है, तभी तो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं एनिमेलिया में, है ना। तो यहाँ ऑर्गन सिस्टम होता है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट मे बी दीज आर हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन है, और ये एक बहुत ही अच्छी टेबल दी हुई है इन योर एनसीईआरटी बुक, जिसमें सारे के सारे जो यूनिक फीचर हैं इन ईच कैटेगरी, ईच किंगडम, वो यहाँ पर समराइज करके बताए हुए हैं, ठीक है। आई होप ये आपको टेबल पूरा क्लियर हो गया है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 5 किंगडम से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्ल वोइज ने बताया, उन्होंने क्या किया कि जो हमारा मोनेरा है उसमें जो बैक्टीरिया हैं उनको फर्दर कैटेगराइज कर दिया इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर सेल वॉल। सेल वॉल में क्या कंटेंट प्रेजेंट है या क्या नहीं प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि भाई प्रोकैरियोट के अंदर तो जो बैक्टीरिया हैं उसको हमें 2 सब डिवीजन में या सब कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ होंगे जो आर्की बैक्टीरिया होंगे और कुछ होंगे जो ट्रू बैक्टीरिया होंगे, और बाकी जो 4 थे वो तो ऑटोमेटिकली यूकैरियोट्स में आने ही वाले हैं। तो उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को जो है यू बैक्टीरिया से अलग कर दिया। किसके बेसिस पर? इस बेसिस पर कि इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो एब्सेंट होती है इन द सेल वॉल। आर्की बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होती है, तो ये हमें पॉइंट याद करना है कि आर्की बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट नहीं है सेल वॉल में, क्या नहीं है प्रेजेंट? पेप्टिडोग्लाइकेन। एंड अकरेंस ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड होता है प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो नॉर्मल सेल वॉल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, जबकि आर्की बैक्टीरिया में फॉस्फोलिपिड नहीं है, ब्रांच चेन लिपिड प्रेजेंट होता है एंड पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। इस बेसिस पे सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो उसका अलग है, जो कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, उसके बेसिस पे प्रोकैरियोट्स को उन्होंने फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। फर्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया एंड देन यू बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे तो बैक्टीरिया ही आएंगे, है ना। तो बैक्टीरिया इसका जो है मेंबर होता है मोनेरा का। बैक्टीरिया आपको पता है गॉड की तरह हर जगह अवेलेबल है, कोई ऐसी जगह है नहीं जहां पर बैक्टीरिया आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, सारी जगह अवेलेबल है। और शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 4 डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। कोकाई जो कि स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, गोल गोल, देखिए जिसे बोलेंगे कोकाई। अगर रॉड शेप स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ये देखिए रॉड शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो आएगा हमारा बेसिलाई में। बेसिलस जितने भी हैं वो रॉड शेप स्ट्रक्चर में होते हैं। वाइब्रियो यानी कि जो कॉमा शेप इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा तो वाइब्रियो कैटेगरी, राइट, कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड जो स्पाइरल की तरह जिसका स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, दैट इज स्पाइरल कैटेगरी में, स्पाइरेला कैटेगरी में आता है। तो 4 डिफरेंट कैटेगरी, फर्स्ट इज स्फेरिकल कोकाई, देन रॉड शेप्ड बेसिलाई, कॉमा शेप्ड वाइब्रियो, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरेला। तो ये अकॉर्डिंग टू द मार्फोलॉजिकल फीचर, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, सम आर ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमिसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अगर वो केमिकल से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को यूज करके अपना बना रहे हैं
तो वो ऑटोट्रॉफिक होंगे। कौन से वाले? केमी सिंथेटिक। अगर वो सनलाइट को यूज कर, उनके अंदर पिगमेंट है, अगर वो सनलाइट को यूज करके बना रहे हैं तो हम उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, फोटोसिंथेटिक कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में। ओके, ये दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट पड़ा रहता है उसको एज अ फूड यूटिलाइज करते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया। ठीक है, तो 3 डिफरेंट कैटेगरी हो गई। ऑटोट्रॉफिक को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी कि केमी सिंथेटिक, है ना, और दूसरा हो गया फोटोसिंथेटिक जो कि सनलाइट को यूज करके बनाएंगे। एंड तीसरी कैटेगरी हमारी क्या है? हेटेरोट्रॉफिक, जिसमें वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूज करेंगे फॉर एज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो आर्कीबैक्टीरिया, तो अभी तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया, उससे पहले हमने शेप डिस्कस की, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आर्कीबैक्टीरिया। सो दीज आर द स्पेशल बैक्टीरिया सिंस दे लिव ऑन हार्श कंडीशन। जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उस पर भी आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर लेता है, चाहे वो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हो, जहाँ के सॉल्टी एरिया को क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं, हेलो। अगर वहाँ पे उगने वाले प्लांट्स हैं तो हम उन्हें बोलेंगे हेलोफाइट्स, अगर बैक्टीरिया हैं तो हेलोफाइल्स बोलते हैं उनको। ठीक है, अगर ये हॉट स्प्रिंग यानी कि बहुत ही तेज जिस जगह का पानी है बहुत 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर भी तो कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उस टाइम पर इनको बोला जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स, जैसे सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है ना थर्मो, तो थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में भी ये अवेलेबल रहते हैं। मार्शी एरियाज जहाँ पे दलदली जो जमीन होती है वहाँ पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि कितनी एक्सट्रीम कंडीशन, हार्श कंडीशन में प्रेजेंट हैं, ये एक्सट्रीम सॉल्ट में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग में जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मीथेन गैस बन रही है, मार्शी दलदली एरिया है, वहाँ पर भी प्रेजेंट हैं। तो ये आर्कीबैक्टीरिया सब जगह प्रेजेंट होते हैं। मार्शी एरिया का एग्जाम्पल है मिथेलोजेंस, हॉट स्प्रिंग का एग्जाम्पल है थर्मोएसिडोफिल्स, एंड हेलोफाइल्स किसका एग्जाम्पल है? ये है एग्जाम्पल उन बैक्टीरियाज के लिए जो एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप पॉइंट 1 इज क्लियर। Okay, so Archaebacteria is having different cell wall structure as their feature is responsible for the survival of extreme condition. अब आपको पता चल गया कि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट क्यों है नॉर्मल बैक्टीरिया से, क्योंकि इन्हें सर्वाइव भी एक्सट्रीम कंडीशन में करना है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अडेप्टेशन कर लिया, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वहां पर, ताकि वो उस जगह पर अडेप्टेशन रहेगी तो सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। इसीलिए इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से या यू बैक्टीरिया से अलग होता है। मिथेलोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल। जो ये मिथेनोजेंस हैं ये बहुत सारे वो सारे जानवर जो कि क्या होते हैं, चौपाए जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, या हम कैटल्स बोल सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बफेलो, ये जितने भी हैं जिनसे जिन्हें डोमेस्टिक एनिमल भी कहते हैं, उनकी गट में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये गट में पाए जाते हैं क्योंकि सेलुलोज इनको डाइजेस्ट भी करना है, और वहीं से फिर इसीलिए इनका जो गोबर होता है जिसे डंग बोलते हैं उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, जिससे बायोगैस प्रोड्यूस कर पाते हैं ना। बायोगैस कई गांव के इलाकों में बायोगैस प्रोवाइड की जाती है कि आप भाई ये जो गोबर है इससे बायोगैस बनाइए और उस पर खाना बनाइए। ठीक है, तो बायोगैस उसके ढंग से कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उनकी गट में, वो जो एनिमल है उनकी गट में ये इस तरीके का बैक्टीरिया बैठा हुआ है। ठीक है, जो उनके डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है और मीथेन गैस प्रोड्यूस भी करवा पा रहा है, क्योंकि वो जो उनके डंग है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं फिर। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज यू बैक्टीरिया। इसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी जो सेल वॉल है दैट इज वेरी वेरी रिजिड। इफ दीज आर मोटाइल यानी कि ये मूवमेंट कर पाएंगे, मोशन कर पाएंगे, तो इनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर वर्ड आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोटिस्टा में चला जाएगा, ये मोनेरा में ही रहेगा। ठीक है, इट इज अ मोनेरा, क्योंकि इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक मोनेरा के हैं, तो इसको आपको ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ साइनोबैक्टीरिया टर्म याद रखेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये मोनेरा में ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया टर्म आ रहा है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कहाँ इधर आएगा कि इधर आएगा, ये मोनेरा में ही आएगा, साइनोबैक्टीरिया। ओके,
इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना पा रहे होंगे, क्योंकि इनके अंदर इसीलिए तो पिगमेंट है इनके पास। ठीक है, सो द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। दे मे प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, दे मे प्रेजेंट इन मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मराइन एनवायरनमेंट में भी, समुद्र के पानी के आसपास भी, जहाँ स्टेशनरी वाटर होगा वहां पर, जहाँ ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, वहां प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी तो ये वहां प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉन स्टॉक, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। और इसके बीच बीच में देखिए जब डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे हेट्रोसिस्ट बन रही हैं, और इसके बाहर की तरफ एक म्यूसिलेज यानी कि एक चिपकनी और ग्रीसी टाइप की लेयर होती है, जिसे म्यूसिलेजिनस शीथ बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो आपने देखा है जहां पर भी रिवर का वाटर है या फ्रेश वाटर है, जहां वो स्टेशनरी फेज में आ जाता है, जहां ज्यादा वाटर लहरें नहीं आ रही हैं, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है वाटर का, वहां पर क्या होता है, इस तरीके के एल्गल ब्लूम्स दिखाई देते हैं। एल्गल ब्लूम्स, क्योंकि ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करके इसको पूरे को ग्रीन कर देता है। ठीक है, और ये इतना जिलेटिनस होता है कि ये जो है बहुत तेजी से फैलता है और पकड़ में आएगा नहीं आपके। ठीक है, तो ये एल्गल ब्लूम्स डेवलप कर देते हैं। और ये कहाँ पर डेवलप होंगे, ये वहाँ एल्गल ब्लूम्स हमेशा वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। तो ये एक तरीके से ये इंडिकेटर भी होता है पॉल्यूटेड वाटर का। ठीक है, तो पॉल्यूटेड वाटर क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वो स्टेशनरी वाटर है, वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा डंपिंग चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पर एल्गी जो है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, वो वहाँ पर ग्रो कर जाती है। सम ऑफ दीज एनिमल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनमें से कुछ जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं इन अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज हेट्रोसिस्ट। ये मैंने आपको यहाँ दिखाया था ना, ये हेट्रोसिस्ट, इसके थ्रू ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, नॉन स्टॉक इसका एग्जाम्पल है, नॉन स्टॉक और एनाबिना, ये दोनों एग्जाम्पल हैं, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का भी काम करते हैं। ये आपका साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम है, एल्गल ब्लूम्स। इस डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूटेड एरिया में बहुत तेजी से एल्गल ब्लूम्स डेवलप होते हैं। सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें क्या करेगा बैक्टीरिया, इट ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइड एंड अमोनिया, उसको फिक्स करेगा, एंड उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उससे वो अपना एटीपी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दे मे बी फोटोसिंथेटिक और दे मे बी कीमोसिंथेटिक। यहाँ पर कैटेगरी आ रही है कीमोसिंथेटिक, जहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया को यूज करके वो अपना फूड बनाता है, और उस टाइम पर जो एनर्जी निकलती है उससे वो अपना एटीपी प्रोडक्शन करता है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। रिसाइकिल करता है एटमॉस्फेयर में, साइकिल होती है ना पूरी की पूरी। पहले एक इकोसिस्टम को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, देन डिकेइंग होगी। ठीक है, डिके होने के बाद वहां पर कौन ग्रो कर रहा होगा, उनके ऊपर ग्रो कर रहे होंगे बैक्टीरिया, और फिर वो जो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक है उसको बिल्कुल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्री एलिमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा यूटिलाइजेशन करके। तो इस तरीके से वो जो एलिमेंट गए थे 1, 2, 3, 4, 5 लेवल पर, वो वापस अपने साइकिल में वापस आ जाते हैं। तो इसी और उसको लाने का काम कौन करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, यस। नेक्स्ट इज योर हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, दीज आर जनरली डिकम्पोजर्स। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट कॉमन इन नेचर and also known as decomposer, as they are helpful in making curd from milk. लैक्टोबैसिलस जिसका एग्जाम्पल है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, वो सब तो खैर फंगस में आ जाएंगे, बहुत से बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस राइजोबियम, है ना। तो नाइट्रोजन जो लेग्यूम्स होते हैं, वह लेग्यूम्स जो जितनी भी दाल होती हैं, हमारी पल्सेस हैं, उनकी रूट्स में इस तरीके से नोड्यूल्स होते हैं ना,
इन नोड्यूल्स में कौन रहता है? इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो ताकि इसको मिल पाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो कर्ड बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट, तो ये हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया है। ये वहाँ उसे नाइट्रोजन दे रहे हैं और प्लांट इसको फूड दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही एंटीबायोटिक्स कैसे बनेगा? जब बैक्टीरिया किसके एसोसिएशन में रहेंगे? फंगस के एसोसिएशन में रहेंगे या किसी भी ऐसी चीज के एसोसिएशन में रहेंगे जो उसको खाना दे दे। ठीक है, और इस बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, तो ये तो हो गए बेनिफिशियल वाले जो कि बेनिफिट दे रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो हार्मफुल कैटेगरी में आएंगे सारे पैथोजेंस, ये भी हेटेरोट्रोफिक है। ठीक है, जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड बीमारियां हैं ना, ये टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये प्लांट की बीमारी हो गई। ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि किससे होती हैं? पैथोजन से होती हैं, और वो पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया। तो ये भी हेटेरोट्रोफिक होते हैं। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं एज अ पैथोजन, चाहे वो प्लांट की डिजीज है चाहे वो एनिमल की डिजीज है। कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले हो गए, नाइट्रोजन फिक्स लेग्यूम राइजोबियम हो गया, वो सारे के सारे हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं। देयर इज वन स्पेशल कैटेगरी known as mycoplasma. These are the organisms that completely lack cell wall. इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, और इसीलिए ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी कहलाते हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं है, हमें टिक करना होगा माइकोप्लाज्मा पर। और माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होता है? ये प्रोकैरियोटिक कैटेगरी से भी की ही कैटेगरी में आएगा, पर उसका स्पेशलाइज्ड फीचर क्या है कि इसमें सेल वॉल नहीं है। ठीक है, एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड इट कैन बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन टू। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ही ये सर्वाइव करते हैं। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। मोनेरा हमारा खत्म। ठीक है, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन का देख लिया हमने, उसमें रिप्रोडक्शन देख लिया, कौन से बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, कौन कौन से हार्मफुल हैं, वो किस तरीके की कैटेगरी में आते हैं, ये सारा हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, all single celled eukaryotes are placed under this particular category, like chrysophytes, dinoflagellates, euglenoid, slime molds, ये सारे के सारे एंड प्रोटोजोअन्स, ये सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, ये जो है प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये पानी में पाए जाते हैं। बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टियन सेल वॉल कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तभी तो ये किस में आ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में आ रहे हैं। यहाँ मैंने देखिए ये वाली लाइन स्पेशल बनाई, इसीलिए तो बनाई क्योंकि ये जितनी भी कैटेगरी हैं, ये जितने भी आपको याद करने हैं नाम, ये क्यों आ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा में? क्योंकि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं जो मोनेरा में नहीं थे। ठीक है, अगर ये मोटाइल हैं तो इनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा या सीलिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे कैन प्रोड्यूस वाया एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड सेक्सुअल में क्या होगा? दे फॉर्म जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, इतना तो हमें पता ही है। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है क्राइजोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी। देखिए यहाँ पर भी एल्गी टर्म आ गया, ये फोटो मैंने लगाया हुआ है गोल्डन एल्गी का विकिपीडिया से लेके, तो यहाँ भी एल्गी है, बट दिस इज नॉट ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसीलिए मैंने कहा ब्लू ग्रीन एल्गी का जो दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, वो आपको याद करके ही रखना है ताकि आप कतई कंफ्यूज ना हो एग्जाम के टाइम पर कि ये किस किंगडम में आता है, मोनेरा में आता है या प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, वो किस में आता है? मोनेरा में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर है गोल्डन एल्गी या डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, दीज टू आर द एग्जाम्पल। डेस्माइट भी इनको बोलते हैं, एंड दीज आर मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर एनवायरमेंट एज अ प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और अपना खाना खुद बताते हैं। डाइटम्स जो इसकी कैटेगरी है, डाइटम्स उसका जो सेल वॉल है ये पूरी की पूरी बनी हुई होती है सिलिका से। ठीक है, और इतनी मजबूत बनी हुई होती है कि उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है।
तो डाइटम्स जो है, जहाँ पर भी डाइटम्स होते हैं, जो जिस भी एरिया में होते हैं, वहाँ पर वो अपनी उसकी सेल वॉल डिपॉजिट, जब वो डेड हो जाएंगे तो उनकी सेल वॉल डिपॉजिट होती जाती है और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी हैबिटेट को नाम दिया गया है स्पेशल डाइटेमेशियस अर्थ। बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है अपनी उनकी हैबिटेट में जहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि डाइटम्स की सेल वॉल वहाँ टूट के पड़ी रहती है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है, एकदम किरकिरी टाइप की, ग्रिटी टाइप की हो जाती है। तो उस तरीके की जो सॉइल है उसको यूज़ किया जाता है फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप। इस तरीके के कामों में उनको यूज़ किया जाता है। तो जब ये इतने ज़्यादा इनके डिपोजिशंस वहाँ पहुँच जाते हैं और डाइटम से इतनी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, इसीलिए डाइटम्स को एक स्पेशल टर्म दिया गया है कि दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशिन। ओशिन में चीफ प्रोड्यूसर्स का नाम डाइटम्स को दिया गया है। ओके, यस। नेक्स्ट कैटेगरी इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue and red depending upon the main pigment. उनके सेल के अंदर पिगमेंट का टाइप क्या है उस पर डिपेंड करता है कि उनका कलर कैसा होगा। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है ये काफ़ी स्टफ होती है और ये सेलुलोज प्लेट्स की बनी हुई होती है। मोस्ट ऑफ देम हैज टू फ्लैजिला। इनमें टू फ्लैजिला होते हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। ठीक है, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स गोनायोलेक्स, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इतनी तेजी से ये मल्टीप्लाई करते हैं कि उस एरिया का जो पानी है वो रेड दिखने लगता है। ठीक है, सो रेड डाइनोफ्लैजिलेट अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक सी अपीयर रेड। रेड टाइट्स आती हैं वहां पर, तो जहां पर रेड वाटर ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स स्पेशली गोनायोलेक्स, ये ज़्यादा वहाँ पर है। ये हमें समझ लेना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी रिलीज करते हैं इन सच अ लार्ज अमाउंट की उस एरिया की जो फिशेज हैं, मराइन एनिमल्स हैं, वो जो है मर भी जाते हैं। ठीक है, ओके। सो इसकी फिर नेक्स्ट कैटेगरी है यूग्लिनॉइड। ये यूग्लिना का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। जहाँ पर भी ठहरा हुआ फ्रेश वाटर का पानी होगा, स्टिग्नेंट वाटर होगा, वहाँ पर यूग्लिना आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा फ्रेश वाटर में। ओके, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल। इनमें सेल वॉल की जगह पेलिकल होता है। दिस इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ यूग्लिनॉइड विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। क्योंकि सेल वॉल होगी तो स्टिफ होगा, स्टिफ होगी वो, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और देखिए कितना लंबा फ्लैजिला है इसके पास, तो ये मूव भी करते हैं। ठीक है, तो इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। किस वजह से होती है कि इसकी जो सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर होती है। पेलिकल किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये हमें बात याद रखनी है, जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। दे हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। ठीक है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक है, लेकिन अगर सनलाइट कम है या नहीं मिल पा रही है तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना चेंज कर देंगे और ये बन जाएंगे हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, वैसे नॉर्मली फोटोसिंथेटिक होंगे, लेकिन अगर सनलाइट कम है तो दे बिहेव लाइक ए हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफ्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, राइट। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। जो हायर प्लांट में जो पिगमेंट होता है, मीन्स क्लोरोफिल ए एंड बी, वही यहाँ पर यूग्लिनॉइड में भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इज यूग्लिना। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स क्या होते हैं? ये देखिए, ये रहा स्लाइम मोड। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ये ग्रो करेगा, स्लाइम मोड है। ये सेप्रोफाइट होते हैं, जितने भी डेड पार्ट है, डिकेइंग पार्ट है, उन पर ये बहुत आसानी से ग्रो करने लगते हैं। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विंग लीव्स, जो सड़ी गली पत्तियां हैं, एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, उन सब में ये ग्रो करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेट एंड कॉल्ड, जो एग्रीगेट होकर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। जो ग्रो करेगा और सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है। बट अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या बनाएंगे? ये कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बना देंगे। ये देखिए, फ्रूटिंग बॉडीज बना देंगे जिसमें ये अपने स्पोर्स को संभाल के रखते हैं। फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, यहाँ पे।
ठीक है, और ये ऐसे कई सालों तक भी रह सकते हैं क्योंकि इसमें इतनी रेजिस्टेंस पावर होती है इनकी सेल वॉल में कि इनका कुछ अंदर का कुछ उखड़ना नहीं होता, ये अंदर का अपना एनवायरनमेंट को बरकरार रखते हैं। ठीक है, सो दे आर स्पोज पजेस ट्रू वॉल्स, ट्रू सेल वॉल होती है इनके अंदर। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन आफ्टर एडवर्स कंडीशंस। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएंगी इनके जो स्पोर्स हैं वो फिर से अपनी पूरी साइकिल पूरी करके रिप्रोड्यूस करने लगते हैं और अपना दोबारा से ग्रो करने लगते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, यानी कि पानी हवा के बहने से भी ये स्पोर्स इधर उधर चले जाते हैं। फंगस की तरीके से है इनका भी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज योर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉफिक, लिव ऑन प्रीडेटर, या तो प्रीडेटर है ये या पैरासाइट है। प्रीडेटर है तो मीन्स अपने प्रे को खाएगा, पैरासाइट है तो ये अपने होस्ट से नरिशमेंट ले लेगा। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, इनको एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें कुछ तो इस तरीके से काम करते होंगे ना, इसीलिए कहा जाता है। इनको 4 डिफरेंट मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अमीवॉइड प्रोटोजोअन्स। These organisms live in fresh water, sea water, moist air, moist soil, कहीं पर भी होगा ये। ठीक है, they move and capture their prey by putting out pseudopodia। ये देखिए, ये है ना इसका pseudopodia, हाथ की तरह pseudopodia कहीं पर भी बना लेता है। अमीवॉइड स्ट्रक्चर है, ये तो आपने जूलॉजी में पढ़ा ही है। ठीक है, pseudopodia ले जाके फिर इस तरीके से, अगर यहाँ पर एक फूड है तो ये इनगल्फ कर लेता है ना, और फिर फूड अंदर लेके उसका डाइजेशन होता है। इस तरीके से फूड वैक्यूल में आ जाएगा, वहाँ डाइजेस्टिव जूस हो, ये देखिए फूड वैक्यूल दिया हुआ है, फूड वैक्यूल में आ जाएगा, डाइजेस्टिव जूसेस से डाइजेस्ट होगा और बस इस तरीके से ये अपना फूड लेता है। फॉल्स, जिसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, सूडोपोडिया को क्या कहा जाता है? फॉल्स फीट। और एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। मराइन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। मराइन जो इसकी फॉर्म होती है, उसकी जो आउटर सरफेस है उस पर सिलिका होता है। एंड सम ऑफ देम आर एंटमीबा एज पैरासाइट। एंटमीबा जो इसका एग्जाम्पल है, दीज आर द पैरासाइट्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये है अमीवॉइड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट कैटेगरी इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। दीज मेंबर्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या तो फ्री लिविंग रहते हैं या फिर ये पैरासाइट की तरह रहते हैं। ये देखिए कितना बड़ा फ्लैजिला इसके पास पाया जाता है। ट्राइपेनोसोमा इज द एग्जाम्पल। तो दे हैव फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। ये हमें याद रखना है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? एक तरीके की प्रोटोजोआ से होती है और उसका नाम क्या है? नाम है ट्राइपेनोसोमा। नेक्स्ट कैटेगरी इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड प्रोटोजोआ नाम अपने आप में बता रहा है, इसकी बॉडी पे बहुत सारे सीलिया होंगे। ये देखिए कितने सारे सीलिया हैं, है ना, कितने सारे सीलिया हैं। तो और सीलिया हैं तो ये पानी में पाए जाएंगे। दीज आर एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। दे हैव कैविटी दैट ओपन टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ये कैविटी होती है ना। द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ द रो ऑफ सीलिया कॉज वाटर लेडन विद द फूड, एंड फूड तेजी से बढ़ेगा, फूड अंदर आएगा, खाएगा और उसके बाद वही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जाएगा और उसके बाद पूरा एक सिस्टम फॉलो करने के बाद वो बाहर निकाल देगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पोरोजोअन्स। दीज इंक्लूड इन्फेक्शियस स्पोर्स एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर्स बनाते हैं और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्पोरोजोअन्स का, वो है मलेरियल पैरासाइट। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 4 कैटेगरी होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, 4 कैटेगरी हैं, मगर उनको हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम स्पोरोजोअन्स के टाइप को पढ़ रहे हैं और उसका एग्जाम्पल है मलेरियल पैरासाइट। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। और ये क्या करता है? इट कॉज मलेरिया आ डिजीज, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में होती है। और किसके थ्रू, कौन सा वेक्टर है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है? ये मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर। मॉस्किटो में कौन सी कैटेगरी? एनाफिलीज, है ना, ये हमें पता है। एनाफिलीज के थ्रू ये एनाफिलीज जब ब्लड लेने आ रही है, वो तो खाना खाने आ रही है, उसके साथ ही ये इसके अंडों को बॉडी में दे देता है ह्यूमन के, और वहां पे फिर ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है और फिर
निकलता है रप्चर करके। ठीक है, वो जब वो पर्टिकुलर चैप्टर आएगा तब उसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ हमें खैर ये पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मोडियम है ये आता है किस कैटेगराइजेशन में, अंडर क्लासिफिकेशन इट कम्स अंडर स्पोरोजोअन्स कैटेगरी। ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। उनकी मॉर्फोलॉजी भी अलग अलग होगी हर फंगाई की, और उनकी जहां पर वो रहते हैं वो भी अलग होगा, हैबिटेट भी अलग होगी। ठीक है, जब हम ब्रेड हमारी खराब हो रही होती है बारिश के सीजनों में, बारिश के सीजन में क्या होता है, जब वार्म और ह्यूमिड एरिया होता है तभी तो फंगल स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और ज़्यादातर सामान अगर हमने 1 या 2 दिन भी फ्रिज के बाहर रख दिया तो क्या होता है, मोल्ड खराब हो जाता है। आप आटा रात को रख के बाहर छोड़ दीजिए, आटा खराब हो जाएगा, है ना। आप ब्रेड छोड़ दीजिए, ब्रेड में फंगस ग्रो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। कौन सी? ह्यूमिड एंड वार्म। तो जो ब्रेड है जिसके ऊपर मोल्ड आ जाते हैं, जितने ऑरेंज रॉट्स हैं, ये सब भी जो भी कुछ दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे हमें फंगस दिखाई देते हैं। इसके अलावा एडिबल भी होते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, टोडस्टूल हो गया, ये एडिबल हैं, इनको खाया भी जाता है, ये भी फंगस के एक टाइप हैं। तो कुछ तो खराब कर रहे हैं, कुछ एडिबल भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स की लाइक मस्टर्ड की लीफ का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि मस्टर्ड लीफ में जो वाइट स्पॉट्स होते हैं वो भी पैरासिटिक फंगस की बिकॉज ऑफ पैरासिटिक फंगस होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट, दिस इज यूजफुल फॉर अस बिकॉज वी कैन मेक ब्रेड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। फर्मेंटेशन कराते हैं, बियर प्रोडक्शन, एल्कोहल प्रोडक्शन भी ईस्ट की हेल्प से होता है। तो ये इसके जनरल फीचर्स हैं फंगस के, कि कुछ फंगस खराब हैं तो कुछ बेनिफिशियल भी हैं हमारी। ठीक है, वो किस किस चीज़ में क्या क्या डिजीज़ भी कॉज कर सकती हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर बताया गया है। फंगस जो है प्लांट और एनिमल में बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है, जैसे कि रस्ट, वीट में ये रस्ट कॉज करता है, और उसका जो फंगस कॉज करता है उसका नाम होता है पक्सीनिया। लेकिन कुछ फंगस हैं विच आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नोटिटम से ये मिलता है, अ काइंड ऑफ फंगस पेनिसिलिन नोटिटम, जिससे कि पेनिसिलिन मिलता है और वो एंटीबायोटिक बनाता है जो हमें बाकी डिजीज से बचाता है, राइट। फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि ये सब जगह पाए जाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये नहीं पाए जाते हों। एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट्स, सभी जगह पाए जाते हैं फंगस। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये हमें चीज़ वैसे तो पता है, लेकिन फिर भी ये हमें याद रखनी होती है। ठीक है, यस। तो अगर आपको खाने को बचाना है, कि ये जो मैं अभी आपको बता रही थी, वाई वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि बाहर तो फंगल स्पोर्स हैं, उन्हें जैसी सूटेबल एनवायरनमेंट लेकर फटाफट से उन्हें सोर्स मिल गया, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और सुबह तक आपका ब्रेड खराब कर देते हैं, या आपका दूध खराब कर देते हैं, या आपके आटे को खराब कर देते हैं। ओके, फंगस आर फिलामेंटस। अगर हम ईस्ट को छोड़ दें तो ज़्यादातर फंगस जो हैं वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर की होती हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है हाइफी। क्या बोला जाता है? हाइफी। ये हमें याद रखना है, ठीक है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी, जो बहुत सारे हाइफीज का जो नेटवर्क होगा, इस तरीके से कई सारे हाइफीज का जो नेटवर्क होगा, इस पूरे को कलेक्टिवली बोला जाएगा माइसीलियम। Okay, so the network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tube filled with multinuclear cytoplasm. These are called coinocytic hyphae. कुछ continuous होती हैं जिनमें multinucleus हो रहे होते हैं, जिसको बोला जाता है कोइनोसाइट्स। अदर हैव सेप्टा, बीच में वॉल होती है इस तरीके से, और क्रॉस वॉल्ड इन देयर हाइफी। ठीक है, कुछ इस तरीके के होते हैं, मल्टीन्यूक्लियर होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। यहां से ये डिफर करता है प्लांट से, कि इसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। ओके, सो किंगडम फंगाई में अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर से इसको डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। पहला होगा सेप्रोफाइट, जब ये डेड एंड डिकेइंग एनिमल के ऊपर से अपना फूड लेगा, ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होगा हेट्रोफिटिक, ठीक है।
पैरासाइट जब ये लिविंग प्लांट से एज अ होस्ट प्लांट उससे खाना लेगा, ठीक है, तब हो जाएगा पैरासाइट। सिम्बायोटिक कब होगा? जब ये दूसरे लिविंग प्लांट के साथ एक पर्टिकुलर एसोसिएशन बनाएगा और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों का प्लस प्लस वाला रिलेशन होगा, ठीक है। पैरासाइट में क्या होता है? फंगस को फायदा हो रहा है लेकिन जो होस्ट है जिससे ये ले रहा है उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में व्हेन फंगाई लिव इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन, तो लाइकेन में क्या क्या होता है? एक तो फंगस होता है और दूसरा एल्गी होता है। फंगस क्या कर रहा होता है? फंगस उसको एक नेटवर्क दे रहा होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर दे रहा होता है, और जबकि एल्गी फोटोसिंथेसिस से खाना बना रही है, वो इसको दे रही होती है। तो लाइकेन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगस का विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, है ना। हायर प्लांट्स के साथ भी एक ये दूसरा एसोसिएशन करते हैं जिसे बोलते हैं माइकोराइजा, जहां पर ये प्लांट की रूट के साथ अपना एसोसिएशन कर रहे होते हैं, ठीक है, ओके। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये 3 तरीके से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। फर्स्ट इज योर फ्रेगमेंटेशन, अनदर वन इज फिशन एंड देन बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन में अगर ये एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, जनरल स्ट्रक्चर है, इसे असलियत नहीं मानिएगा, तो फंगस का स्ट्रक्चर बना दिया, अगर ये इतनी तरीके से ये टूट गया, एक फ्रेगमेंट ये बन गया, एक फ्रेगमेंट ये बन गया, एक फ्रेगमेंट ये बन गया, तो ईच फुल बनाएंगे अगर यूनिट, दिस इज योर फ्रेगमेंटेशन, राइट, दिस इज योर फ्रेगमेंटेशन। और अगर ये फिशन हुआ, लाइक कोई ये स्ट्रक्चर है, अगर ये बीच में से टूट गया और 1 से 2 बॉडी बन गई, तो दिस इज योर फिशन, एम आई राइट। और अगर बडिंग, लाइक ये कोई स्ट्रक्चर है, इससे एक छोटा सा बर्ड निकलना शुरू हुआ और फिर वो ग्रो होता गया, ग्रो होके बड़ा हो गया और फिर यहाँ से डिटैच हो गया आफ्टर सम टाइम, तो ये जो है दिस इज योर बडिंग। तो ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसके थ्रू फंगस रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हैं। एसेक्सुअल बाय स्पोर्स, स्पोर्स में भी कोनिडिया, जियोस्पोर्स, जूस्पोर्स, राइट। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में oospores, इट मे बी एस्कोस्पोर्स, इट मे बी बेसिडियोस्पोर्स, डिपेंड करेगा कि वो किस कैटेगरी, किस क्लास की हम फंगस की बात कर रहे हैं। सो वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड, ये जो स्पोर्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, ओके। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल में 3 होते हैं। एक तो वो होगा जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे होंगे 2 सेल्स के। दूसरा वो होगा जहां पर उनके न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे होंगे, जिसे बोला जाएगा कैरियोगेमी। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे तब बोला जाएगा, व्हाट इज द राइट टर्म? प्लाज्मोगेमी। एंड द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी, जब 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे होंगे। एंड थर्ड इज मियोसिस इन जाइगोट। जाइगोट जो बना उसके अंदर जब मियोसिस होगी वो 3rd स्टेप हो जाएगा, जिसके थ्रू फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू सेक्सुअल साइकिल होती है इन योर फंगस। सो दिस इज द जनरल डायग्राम ऑफ फंगस लाइफ साइकिल। ये देखिए, ये जो प्लाज्मोगेमी अभी हमने देखा, प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे हैं। इसके बाद जब फ्यूज हो गए, ये 2 सेल्स थी तो उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, अब ऐसे हो गए, तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए। अब ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये भी जब फ्यूज हो जाएंगे, तो जब ये एक कैटेगरी में इस तरीके की कैटेगरी आ जाएगी तब इसे बोलेंगे कैरियोगेमी, राइट। और जब ये कैरियोगेमी हो गई यानी कि जाइगोट फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर 2n पोजीशन हो गई, ठीक है, ये n था, ये n था, ये यहाँ पर जब जैसे ही फ्यूज हुआ कैरियोगेमी हो गई, 2n पोजीशन हो गई। अब इस जाइगोट में फिर से मियोसिस हो गई, मियोसिस होने के बाद ये n नंबर के हमें स्पोर्स मिल गए जो फिर से जर्मिनेट हुए, फिर माइसीलियम में गए। या तो उन्होंने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही फॉलो कर लिया या फिर वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में चले गए, जहाँ पे स्पोर जो है स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स वही जर्मिनेट होते हैं डायरेक्टली। तो ये लाइफ साइकिल है फंगस की, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट कलर से आपको बताया हुआ है। ये जो ग्रीन वाला कलर है ये हैप्लॉइड बता रहा है, मैंने अभी आपको समझा दिया। मियोसिस के बाद हैप्लॉइड चलेगा और माइसीलियम में भी हैप्लॉइड है। जब 2 सेल्स एक दूसरे से फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करेंगे, लेकिन उनके न्यूक्लियाई तो यहाँ से यहाँ तक फ्यूज नहीं हुए हैं,
ठीक है, तो फ्यूजन है सेल्स का लेकिन अनफ्यूज्ड है न्यूक्लियाई, ये है हेट्रोकैरियन स्टेज। और जब दोनों न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो गया, दैट इज योर पीच कलर, इट इज डिप्लॉयड 2n, ये वाला। ठीक है, आई होप आपको सारे स्टेप्स इसके क्लियर हो रहे हैं। ओके, सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी मे बी कंपैटिबल, कंपैटिबल में भी क्यों कंपैटिबल होगी, उनका ही सेक्सुअली फ्यूजन होगा, कंपैटिबली मेटिंग आएंगे पास पास, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद क्या बना देंगे, वो जाइगोट बना देंगे जो कि होगा 2n। और कुछ अदर जो फंगस होते हैं उनमें एस्कोमाइसिटीज भी बनता है, बेसिडोमाइसिटीज भी बनता है, या इंटरवेकिंट डाइकैरियोनिक स्टेज भी होती है। ठीक है, और जब डाइकैरियन होते हैं यानी कि एक सेल में जो 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं तो उसको डाइकैरियन बोलते हैं या डाइकैरियोफेज बोलते हैं, जो भी हमने लास्ट डायग्राम में लास्ट स्लाइड में, इस स्लाइड में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, किस तरीके के फंगस में क्या टर्म दिया जाएगा वो यहाँ बता दिया गया है। किसी किसी फंगस में एस्कोमाइसिटीज बोला जाएगा, किसी में बेसिडोमाइसिटीज बोला जाएगा। ठीक है, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, उसके बाद पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे एंड सेल डिप्लॉयड बन जाएगी। द फंगस फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज, जहां से स्पोर्स बन रहे हैं, इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स फ्रूटिंग बॉडीज जहां से बन रहे हैं, फिर वो हैप्लॉइड सेल्स बना देते हैं। द मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, कि किस तरीके का माइसीलियम है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका स्पोर फॉर्मेशन का तरीका क्या है, स्पोर किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और उसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी है। ये 3 कैटेगरी हैं जिसके बेसिस पर इस किंगडम को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लास इज फाइकोमाइसिटीज। इसमें जितने भी मेंबर हैं वो एक्वेटिक मेंबर होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट या डिकेइंग वुड, जो कटे हुए वुड के टुकड़े होते हैं, डैम, वही मॉइस्ट एंड जो मैंने आपको बताया मॉइस्ट एंड वैसा वाला एरिया, गर्मी वाला एरिया, वहाँ होते हैं। वहाँ पर, या फिर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकते हैं प्लांट पर, वहाँ पर ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी जो माइसीलियम है दैट इज एसेप्टिक, सेप्टा नहीं होती है, यानी कि एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियस लगातार लगे हुए होते हैं, एंड सिनोसिटिक। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जू स्पोर्स के थ्रू होगा, जो कि अगर मोटाइल हैं तो हम उसे जू स्पोर्स बोलेंगे, और अगर वो नॉन मोटाइल हैं दैट टाइम वी कैन कॉल इट ए प्लेनोस्पोर्स। ठीक है, ये हमें बात याद रखनी है कि अगर मोटाइल हैं तो जू स्पोर्स, और अगर नॉन मोटाइल हैं तो ए प्लेनोस्पोर्स। वी कैन यूज द टर्म ए प्लेनोस्पोर्स फॉर देम। ओके, सो दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरोगोनियम। ये जो स्पोर्स हैं, ये देखिए मैंने जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो स्पोरोगोनियम है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, यहाँ पर स्पोर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, अ जाइगोस्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। जाइगोस्पोर्स कब बनेगा, जब 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर ये गैमेट्स मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हैं तो इसको उस टाइम टर्म दिया जाएगा आइसोगेमस। अगर मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट है दैट टाइम वी कैन यूज द टर्म एनाइसोगेमस और ऊगेमस। ठीक है, अगर सिमिलर है तो आइसोगेमस, डिसिमिलर है तो एनाइसोगेमस और ऊगेमस। सम कॉमन एग्जांपल्स, ये इसका माइसीलियम है, देखिए जो मैंने बताया था ना, इस तरीके का जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिट को हाइफी बोल रहे हैं, पूरा है माइसीलियम। ये है स्पोरोगोनिया, और ये स्पोरेंजियम, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, जहां से आपके स्पोर्स बन रहे हैं, जाइगोस्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों स्पोर्स सेम है दैट टाइम वी कैन कॉल इट आइसोगेमस। दोनों स्पोर्स अलग अलग हैं, डिसिमिलरिटी है तो एन आइसोगेमस और ऊगेमस। एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, एल्बर्गो, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, एल्बर्गो क्या होता है, इट इज अ पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लास इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इट इज कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। इसमें हमारे आ जाते हैं मल्टी सेलुलर फंगाई, जैसे कि पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट सैक्रोमाइसिस। ये है एग्जांपल, ये देखिए सैक्रोमाइसिस का डायग्राम डाला हुआ है, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ अ
पिक्चर ऑफ अ बडिंग ईस्ट। दे आर सेप्रोफिटिक, यानी डेड और डिकेइंग मटेरियल पे ये ग्रो करते हैं, डिकम्पोजर्स पे ग्रो करते हैं, दे मे बी पैरासिटिक, ठीक है, या फिर ये जो गोबर होता है, डंग होता है, उसके ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। दैट टाइम वी कैन यूज द टर्म कॉप्रोफिलस, ठीक है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड, इनकी जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होगी एंड सेप्टिक होगी। ये जो इनके इस तरीके का जो स्ट्रक्चर था वो ब्रांच्ड होगी इस तरीके से, एंड सेप्टिक यानी कि उनके बीच में सेल वॉल भी होगी, ठीक है, ओके। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोजेनियसली ऑन अ स्पेशल माइसीलियम। कोनिडियाज जो हैं वो एक स्पेशल माइसीलियम में प्रोड्यूस होते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, कोनिडिया जब जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो माइसीलियम बना लेते हैं। एंड सेक्चुअली जो प्रोड्यूस्ड स्पोर्स होते हैं उनको कहा जाता है एस्कोस्पोर्स, ठीक है, क्योंकि ये एंडोजीनियसली बनते हैं इन अ स्पेशल टाइप ऑफ सैक विच इज नोन एज एस्काई और एस्कस। These asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarps. Ascocarps में एस्कोकार्प नाम की एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जहां पर इस तरीके के स्पोर्स डेवलप हो रहे होते हैं इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज में। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एस्पेरागस, क्लेविक्लैप, न्यूरोस्पोरा, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। न्यूरोस्पोरा बहुत सारे जेनेटिक स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है, ये आप जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो न्यूरोस्पोरा है इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक वर्क। मैनी मेंबर लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसिडरेबल डिलीशियस। बहुत सारे इसके जो मेंबर्स हैं वो उनको खाया भी जाता है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्लास जो है फंगस इसकी वो है बेसिडियोमाइसिटीज। इसको हम कॉमनली बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में जो कॉमन है वो ये आपको स्ट्रक्चर देखकर ही समझ में आ रहा होगा, मशरूम जो एडिबल हैं जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ वॉल्स वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इनके जो स्पोर्स हैं उन्हें बोला जाएगा बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। ये ग्रो करते हैं कहाँ? ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स, ट्री स्टेम्स, इन सभी जगह पर ग्रो करते हैं, या फिर ये प्लांट बॉडी के ऊपर भी एज अ पैरासाइट ग्रो करते हैं। दैट टाइम ये बनाएंगे रस्ट, स्मट, उस तरीके का जो चीज़ें हैं वो बना लेते हैं। रेड स्पॉट्स कभी कभी प्लांट पर हमारे को दिखाई देते हैं, कुछ येलोइश स्पॉट दिखाई देते हैं। तो वो किस कैटेगरी वाले फंगस के होते हैं? वो बेसिडियोमाइसिटीज के होते हैं। इसका भी जो माइसीलियम है दिस इज अगेन ब्रांच्ड एंड सेप्टिक। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है? जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट ओवर हियर बट प्लाज्मोगेमी is brought about by the fusion of two vegetative और somatic cells। दो वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो फ्यूज करती हैं, सेक्स ऑर्गन नहीं है लेकिन वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज करती हैं और उसके बाद प्लाज्मोगेमी इसमें हो जाती है, ठीक है। और फिर उसमें क्या होगा? जब फ्यूज करेंगी तो एक में ही दो न्यूक्लियस पहुंच जाएंगे और उस टाइम पर इसको बोला जाएगा डाइकैरियोटिक सेल, ठीक है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम। कैरियोगेमी और मियोसिस बेसिडियम में ही होती है और एक बेसिडियम से 4 बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। 1 से 4 बेसिडोस्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। द बेसिडोस्पोर आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ठीक है। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन, ये कहाँ होगा? ऑब्वियसली ये फ्रूटिंग बॉडीज में ही होंगी और इनकी फ्रूटिंग बॉडी को क्या टर्म दिया गया है? बेसिडियोकार्प। इनके कॉमन एग्जाम्पल क्या है? अगेरिकस जिसे मशरूम भी कहा जाता है, स्मट जिससे बनता है अस्टिगेलो एंड पकीनिया, रस्ट फंगस जिसे बोलते हैं। ये हमें नाम याद होने चाहिए, ओके। एंड द लास्ट कैटेगरी इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में काफी कंफ्यूजन था। क्यों इन्हें इनिशियली इनपरफेक्ट फंगस कहा गया? क्योंकि इनमें शुरू में जब इस कैटेगरी के फंगस को देखा तो उन कुछ फंगस में केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूशन हो रहा था, लेकिन बाद में पता चला इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो उन्होंने
कैटेगराइज इस तरीके से कर दिया कि जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनको एक नाम दे दिया इसी कैटेगरी इसी किंगडम के अंदर में, और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले हैं उन्हें दूसरे में दे दिया। लेकिन जब बहुत सारे रिसर्च की गई, अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखा, उनके रिप्रोडक्शन के टाइप को देखा, उनके रिप्रोडक्शन पैटर्न को देखा, तो करेक्टली आइडेंटिफाई हुए जो उनको जिस कैटेगरी को वो बिलोंग कर रहे थे वहां भेज दिया, और जो बचे हुए थे उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया, जिसमें ये पता चला कि ये जो हैं इस कैटेगरी में जितने भी फंगस आएंगे वो केवल एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, जिसे बोला गया कोनिडिया। ठीक है, तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले थे उनको या तो एस्कोमाइसिटीज में रख दिया गया या बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया गया। तो इनिशियली तो बहुत सारे ले लिए थे, लेकिन जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी किया गया तो उनको उनकी फर्दर कैटेगरी में रख दिया गया। ओके, इसके भी माइसीलियम को, इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, ठीक है, और ब्रांच्ड होता है। इसके जो मेंबर्स हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ज्यादातर मेंबर्स जो हैं फंगस के वो या तो सेप्रोफिटिक हैं या पैरासिटिक हैं, विद अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं। एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, जब डिकम्पोजर का काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, मिनरल साइकिल, वही न्यूट्रिएंट साइकिल जो है मिनरल्स को रिसाइकिल करने का काम करेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं एल्टरनेरिया, कोलेट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्राइकोडर्मा जो यहाँ मैंने आपको बताई हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, है ना। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने बैक्टीरिया और फंगस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होगी। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।